और और उन्होंने उसको एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव वो बन करके रह गए। चाहे समाज के अंदर अत्याचार की बात हो, चाहे संवैधानिक अधिकारों को लागू करने की बात हो, या आए दिन जो एट्रोसिटीज होती है उनके खिलाफ आवाज उठाने की बात हो, हमारे जो राजनेता हैं वो बाबा साहब ने जो सोचा था उस काम को करने में असक्षम साबित हुए। लोकसभा हो, विधानसभा हो, या जो पंचायती राज सिस्टम हो, जहाँ से लोग चुन करके आ रहे हैं आरक्षण की वजह से, वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मैंने एक उदाहरण पेश किया है कि बाबा साहब का एक विचार जो 1966 में उनके मुंह से निकला वो आज भी सटीक है। बाबा साहब की अपेक्षा थी कि ये लोग जहाँ भी बैठे वहाँ समाज का काम करें। अधिकारियों को आप ले, IAS जो बने, RS जो बने, उन लोगों ने भी एक शान शौकत से अपनी जिंदगी जीने का साधन इसको बनाया एक नौकरी के रूप में। जब उनसे हमारे लोग मिलने जाते हैं तो हमारे अधिकारी लोग ये भूल जाते हैं कि वो उनके प्रतिनिधि के रूप में जो बैठे हैं उनके पास कोई अपना दल लेकर के आया है, और बल्कि वो जो अधिकारी है उनसे मिलने से कतराते हैं और उनकी बात को सुनते नहीं है, या सुनते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जबकि जो सवर्ण समाज है वो उनके जो अधिकारी हैं आज भी उनके पास जाते हैं तो उनको पूरा सहयोग और समर्थन मिलता है। और इस वजह से जो अधिकारी और कर्मचारियों को हम देखे कार्यालय में, जब हमारा आदमी को मालूम पड़ता है कि ये बाबू या OS या असिस्टेंट ग्रेड ऑफिसर ये बैरवा समाज का, ये बलाई समाज का, ये मेघवाल समाज का है, तो ऐसा मान के या वाल्मीकि समाज का है, कटिक समाज का है, तो उसको मालूम पड़ता है कि मेरे समाज का आदमी है, जब उसके पास जाता है तो अधिकांशतः देखने को मिलता है कि वो उसको बैठने के लिए नहीं बोलता है, बल्कि उसी की गलती वो निकाल देता है और वो डिमोरलाइज होकर के अपने घर जाता है। तो बाबा साहब ने जो कहा था वो सच कहा। इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को वास्तव में दिल से चाहते हैं, हम उनको वास्तव में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो उन्होंने जो हमसे अपेक्षा की है उस पर हमको काम करना पड़ेगा, और चाहे वो किसी भी हद तक हो, लेकिन हमको उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप अपने बाल बच्चे को पालें, अपनी प्रगति करें, लेकिन जो बाबा साहब का जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा होना चाहिए। तो दूसरा, जैसे मैंने इसी उद्बोधन में आपको बताया कि उन्होंने एक और बात कही, इस कारवा को मैं जैसे तैसे यहाँ तक लेकर के आ गया, हो सके तो इसको आगे ले जाना और अन्यथा पीछे मत जाने देना। तो हम जब ये विवेचना करते हैं इस बात की कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने संपूर्ण जीवन काल में संघर्ष करके जो कारवां को जिस जगह पहुंचाया, क्या हम उससे आगे ले जा पाए, या जहाँ छोड़ के गए उस जगह भी हम रोक पाए, या ऐसा तो नहीं है कि ये कारवां पीछे चला गया है। अब हम में से बहुत से लोग इसी जो वेबिनार मीटिंग में भी कहेंगे और समाज में पूछोगे तो भी कहेंगे कि नहीं, हमने कम से कम पीछे तो नहीं जाने दिया है। ये लोग कह सकते हैं, आगे ले जाने के लिए तो मेरा मानना है कि समाज के अंदर या इस वेबिनार मीटिंग में एक भी आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि बाबा साहब ने इस कारवा को जिस जगह लाके छोड़ा उससे आगे ले जाने का काम हम कर पाए, या वो कारवा आगे चला गया। बल्कि वो कारवा जिस जगह छोड़ा था उस जगह भी वो कारवा नहीं रह पाया। मेरा ऐसा मानना है कि वो कारवा जिस जगह छोड़ा गया उस जगह भी नहीं रह पाया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संघर्ष किया था, जब समाज के एक लोग से पढ़े लिखे और ज्ञानी विद्वान व्यक्ति थे और अकेली आवाज हमारी वो थी, चाहे संसद के अंदर थे, चाहे मंत्रिमंडल में थे, चाहे वो अंग्रेजों के सामने गोलमेज सम्मेलन पर अपनी बात रखने वाले व्यक्ति थे, चाहे समाज के लिए संघर्ष करने वाले, गाली सहन करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन वो अकेले थे। और आज बाबा साहब के आशीर्वाद से इतने लोगों ने डॉक्टरेट किया है, इंजीनियरिंग किया है, उन्होंने LLB किया है, वकालत के पेशे में है, और PhD भी किया, रिसर्च भी किया है, बड़े बड़े पदों पर भी बैठे हैं, उद्योगपति भी बने हैं। लेकिन क्या वजह है कि ऐसा जो कारवा बाबा साहब के पीछे चलता था वो आज किसी राजनेता के पीछे नहीं है, किसी समाज सेवक के पीछे नहीं है, किसी एक व्यक्ति के पीछे
परवाह नहीं है। और उसकी वजह यही है कि हम लोग ऑब्जेक्ट लेस हो गए हैं। हम लोग बाबा साहब के मिशन को हम लोग वास्तव में भूल गए हैं और हम लोगों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से मिशन बना करके बाबा साहब के मिशन को विघटित कर दिया है। और यही कारण है कि जब देश आजाद हुआ, पहली सरकार का गठन हुआ और पहला चुनाव हुआ, उस समय हमारा जो अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति था पूछ होती थी, उसके वोट बैंक की परवाह की जाती थी। लेकिन अभी आप देखते हैं कि हमारे वोट की परवाह नहीं की जाती है, हमारी कोई पूछ नहीं होती है। और यही कारण है कि हम जाति, धर्म या क्षेत्र या भाषा या उपजाति के नाम पर हम लोग बट गए हैं। और दूसरा जो एक राजनीतिक व्यवस्था बाबा संविधान के माध्यम से हमारे सामने आई, उसके माध्यम से हम बट गए हैं। आज हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात करते हैं तो कुछ लोग दूसरी पर्टिकुलर पार्टी की विचारधारा के होने के कारण वो समाज को विघटित करने का काम करते हैं। बीजेपी की जो बात करेगा वो कांग्रेस के आदमी से दूरी बनाएगा, कांग्रेस की जो बात करेगा वो बीजेपी के आदमी से दूरी बनाएगा, और जो बीएसपी की बात करेगा वो इन दोनों से दूरी बनाएगा। तो हमारा विघटन टॉप टू बॉटम हो चुका है। हमारी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम ऑब्जेक्ट लेस हो गए हैं, हम विचारधारा से बिल्कुल तुल्य में आ गए हैं। तो बाबा साहब का जो विचार है वो आज के परिवेश में बिल्कुल सटीक बैठता है। मैं तो ये मानता हूँ कि यदि वास्तव में हमको बाबा साहब को हम मानते हैं तो उनके एक एक विचार को ग्रहण करके हमको समाज को आगे ले जाने का काम करना चाहिए। देश की सरकार और विदेशों के लोग बाबा साहब को समझ चुके और आपने देखा किस तरह से उन्होंने समाज सुधार के काम करे, उन्होंने किस तरह से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी करी। मतलब एक व्यक्ति आज तक इस देश में ही पूरे विश्व में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो हर क्षेत्र का ज्ञानी हो, हर क्षेत्र का ज्ञाता हो। मतलब जिसने जो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा हो, जिसने समाज शास्त्र भी पढ़ा हो, जिसने अर्थशास्त्र भी पढ़ा हो, जिसने जो देश और वकालत भी की हो, प्रोफेसर भी रहा हो, लॉ मिनिस्टर भी रहा हो, संविधान भी लिखा हो, मतलब हर क्षेत्र का जिसको ज्ञान हो, ऐसा और इसकी डिग्रियां वो विश्व में दूसरा नहीं है। और इस वजह से पूरे विश्व में और हमारे देश के जो समण समाज के लोग हैं उन्होंने बाबा साहब को समझ लिया है और इसलिए बाबा साहब की स्तुति वो करने लगे हैं। लेकिन हम लोग अभी भी बाबा साहब को नहीं समझे हैं और इसलिए सिर्फ बाबा साहब की जयंती पर हम उनको पुष्पांजलि करने का काम करते हैं, हम उनके महापरिनिर्वाण पर उनको श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। और बीच बीच में जब आवश्यकता पड़ती है, जब उनका नाम का उपयोग करके कोई छोटा मोटा काम करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब का सपना ये नहीं था कि हम नौकरी लगे और हम लोग जो अपना जीवन यापन करें। बाबा साहब का ये सपना था हम बन के आगे बढ़े और जो पीछे रह जाए उनको आगे लाए। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा टुकड़ा आज भी पिछड़ा है, जिसको रोजगार नहीं है, सबके मकान नहीं है, जिसको खाने को दाने नहीं है, जिनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन सिखाने के लिए सामर्थ्य नहीं है उनमें। मतलब ऐसा समाज में हर समाज के अंदर है, चाहे वो जाति विशेष के समाज हो या सभी जातियों के हो, लेकिन हर जगह इस तरह के लोग हैं। तो उनके उत्थान के बारे में हमारे दिल में और दर्द में न कोई योजना है और न कोई हम कोई ऐसा काम कर पा रहे हैं। तो ये एक आपने जो आज ये कार्यक्रम रखा है ये इस बात के लिए मंथन होना चाहिए। मैं एक दिशा देने का हिसाब से मैंने अपने विचार रखे हैं कि हम किस तरह से बाबा साहब का जो थॉट है, बाबा साहब का जो विचार है, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और काम करने की आवश्यकता भी है या नहीं है आज की तारीख में। ये मैं इस मौके पर मजबूती के साथ कह सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ कि यदि आपको अपने हक और अधिकार चाहिए तो एक बाबा साहब का नाम ही है जो हमको एकजुट करता है। एक बाबा साहब का नाम से किया हुआ आंदोलन ही ऐसा आंदोलन हो सकता है जो सफल हो सकता हो। जैसे 2 अप्रैल का जो आंदोलन था वो जय भीम के नारे पर हुआ था और एकजुटता भी आपने देखा होगा, जब ऐसे हम लाने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं आ पाती एकजुटता, लेकिन बाबा साहब का नाम है वही हमको एकजुट करने का काम करता है।
मेरे ख्याल से बाबा साहब के विचारों को जन जन तक हमको पहुंचाना चाहिए, और जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है उन लोगों को ये जानकारी देनी चाहिए। आज भी ऐसी स्थिति है कि हमने कुछ साल पहले मतलब एक बाबा साहब के नाम से डॉक्टर BR अम्बेडकर ज्योति रथ यात्रा एक निकाली हमने, और उसमें जब हम उनकी रथ यात्रा को गली गली मोहल्ले या अपने अपने लोगों के बीच में अजमेर में लेकर के गए, तो हमने देखा कि जो औरतें हैं वो आकर के जैसे भगवान के ढोक देती है वैसे पल्लू आगे करके उसके ढोक दे रही थी और पैसा चढ़ा रही थी बाबा साहब की फोटो के आगे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये बाबा साहब हैं कौन, इसके आगे हम पैसा चढ़ा रहे हैं, ये कौन है, इन्होंने हमारे लिए क्या किया। हमने ये बताने का प्रयास किया कि जहाँ जाते थे वहाँ बाबा साहब के बारे में बताते थे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया इस बारे में, तो वहाँ एक मूवमेंट खड़ा हुआ एक तरह से। तो हमको जो सामाजिक संगठन या बुद्धिजीवी हम लोग हैं, इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि बाबा साहब के विचार, एक विचार, दो विचार, चार विचार, कुछ अलग के विचारों को पकड़ करके और समाज के अंदर फैलाना चाहिए और उनको लेकर के एक दूसरा समाज में लाने का हमको काम करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तभी बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। और क्योंकि वक्ता बहुत है और जो मुख्य बात थी वो मुझे कहनी थी, बाकी तो उनके जीवन से संबंधित, उनके विचारों से संबंधित बहुत बड़ा क्षेत्र है। धर्म के बारे में आपने देखा, उन्होंने 1932 के अंदर ऐसा घोषणा किया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं इसमें हिंदू धर्म में मेरा अंत नहीं होगा, ये मेरे बस में है। और आप देखिए 32 में जिस महापुरुष ने ये बात कही, उसने 1956 मतलब में जा करके इतना कितने साल उन्होंने लगाए सोचने विचार करने में, और उसके बाद में बुद्ध धर्म को ग्रहण किया। अब जब बाबा साहब ने इतने वर्षों में सोच विचार करके एक धर्म को चयन किया, तो मैं समझता हूँ उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो बाबा साहब ने जो चिंतन और मंथन करके जो विजन हमारे सामने रखा है, उसको समाज के अंदर फैलाना। एक और बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि जैसे धर्म के नाम पर हमारे लोग न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न बुद्धिस्ट है, न क्रिश्चियन है। हिंदू धर्म की बात आती है तो उसका विरोध करते हैं, लेकिन बुद्धिज्म को स्वीकार नहीं करते। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब जो चीज आपको स्वीकार नहीं है तो आपको जो चीज स्वीकार है उसको पकड़ना चाहिए, और बल्कि उसमें जो अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण करना चाहिए, और जहाँ बैठे हैं वहाँ जो बुराइयाँ उनका विरोध हमें करना चाहिए। तो ये एक विभिन्न क्षेत्रों के उनके विचार थे जो हमें उन्होंने दिए हैं, तो उनका पालन करते हुए हम समाज को एकजुट करने का काम करेंगे, ऐसा मैं इच्छा करता हूँ। आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद CL बेरवा साहब, आपने बहुत ही वैल्यूएबल और समय बताए। और अब मैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री अनिल कुमार गोस्वाल साहब, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री सुरेश KM साहब, SDM है अपने रिया बड़ी नागौर में, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और इसी कड़ी में मैं अब श्री SDM सुरेश KM साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। सभी को सादर जय हिंद, जय भीम। आज का जो संगोष्ठी है कि बाबा साहब का वर्तमान समय में क्या देखना है, अगर इस चीज में मैं जिक्र करूं सर कि आज के समय बाबा साहब यहाँ होते हैं और वो अपनी दृष्टि से देखते हैं कि हमारा समाज कर क्या रहा है, तो वो ये देखते हैं कि आज के समय और उस समय 1950 का समय और 2021 का समय डिफरेंट है। उस समय का जमाना अलग था, तौर तरीके अलग थे, कामकाज अलग था। वर्तमान का तौर तरीके, कामकाज डिफरेंट है। वर्तमान समय का एक ही चीज आती है, जो आवाज उठाता है, जो अपने अधिकार की बात करता है, उसको सारी चीज मिलती है। ये आप चाहे किसी भी सरकारी योजना के बारे में देख सकते हैं, जिसको इसका नॉलेज है, जिसने उसकी आवाज उठाई, चाहे वो उसके लिए लायबल था या नहीं था, उसको वो अधिकार मिल जाता है। चाहे आप सरकार की किसी भी योजनाओं को आप
कड़ी से कड़ी मिला के देख लीजिए, जिसने भी उसके लिए आवाज उठाई उसको उसका प्रॉफिट मिला। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि बाबा साहब की जो पहली बात है कि जो आवाज उठाएगा, जो अपने अधिकार की बात करेगा, उसको अधिकार मिलेंगे। तो उसी चीज में मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि उस अधिकार के साथ साथ एक और चीज है कि हम लोग, जैसे हम BL बैरवा साहब ने कहा कि पढ़े लिखों ने धोखा दिया, मैं तो कह रहा हूँ धोखा उसने दिया जिसने अपनी इमारतें बहुत बड़ी बना दी, जिसने अपने आसपास कोई दूसरी इमारतें नहीं बनी। धोखेबाज वो है, कोई पढ़ा लिखा या बड़ा नेता या बड़ा अधिकारी, बड़ा समाजसेवी धोखेबाज नहीं है। धोखेबाज वो व्यक्ति है जिसने केवल केवल अपने लिए काम किया, वो धोखेबाज है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो नेता हो, चाहे समाजसेवी हो, चाहे कोई किसी भी संगठन को चलाने वाला, अगर केवल केवल अपना काम किया और अपनी इमारतें बहुत बड़ी बनाई, वो धोखेबाज है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपसे निवेदन है मेरा कि केवल मेरी इमारतें बहुत बड़ी 4 मंजिला 5 मंजिला बन गई और आसपास मेरी साथ में कोई दीवारें अटैच नहीं है, तो मान के चलिए जब तूफान आएगा, आंधी आएगी और बाधा आएगी, तो मेरी इमारतें भी समाप्त हो जाएगी। चाहे मैं पढ़ा लिखा हूं, चाहे अधिकारी हूं, चाहे अफसर हूं, कोई भी हूं, जब तक सबके साथ लेके मैं नहीं चलूंगा तो मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरे अकेले का कोई वजूद नहीं है। मेरा वजूद तभी है जब मेरा साथी मेरे साथ है, मेरा समाज मेरे साथ है और मेरे लोग मेरे साथ में, तभी मेरा वजूद है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे BL बैरवा साहब ने कहा है और जैसे संगठन की बात करते हैं अपन कि आज के समय अधिकारियों को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी जनप्रतिनिधि MLA और MP को छोड़कर बाकी जितने भी जनप्रतिनिधि है वो केवल केवल कठपुतली मात्र है। वो उनके पास खुद का कोई वजूद नहीं है, खुद के बलबूते पर वो सरपंच या वार्ड पंच का चुनाव नहीं जीत पाते, तो वो जीतने के बाद वो अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा। चाहे आप किसी भी गांव की जो कैटेगरी वाली सीटें हैं, ST वाली छोड़ दीजिए, ST वाली की बात नहीं करता, ST सीट की बात नहीं करता, मैं ऐसी सीट की बात करता हूं जहां पर कैटेगरी के सरपंच जीते हैं, जहां कैटेगरी के प्रधान जीते हैं, जहां कैटेगरी के जिला प्रमुख जीते हैं, वो केवल केवल अपने काम के लिए करते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है, खुद का कोई वजूद नहीं है, खुद के बलबूते वो कुछ भी काम नहीं कर पाता है। मैं एग्जाम्पल दूं अपने रिया बड़ी के, कुछ ऐसे सरपंच भी है जिनके बस में कुछ भी नहीं है, जब तक पीछे से चाबी नहीं भरी जाती वो कुछ नहीं कर पाते। तो ये है कि अगर बाबा साहब भी आज भी होते तो आज भी वो कोसते कि जो रिजर्वेशन उन्होंने बात की वो गलत था, और वही अगर 1932 का लागू होता तो आज कम से कम 300 की जगह 3 लोग भी अगर उस तरह के अच्छे होते हैं तो नो डाउट वो अपनी आवाज उठाते। और चौथी और लास्ट में बात करना चाहता हूं कि मैं अपनी बात शॉर्ट एंड स्वीट करना चाहूंगा सर। चौथी और लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी अम्बेडकर संगठन है, चाहे कोई भी हो, छोटे से बड़ा, वो अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि उनके पास क्या उपलब्धि है। कुछ भी उपलब्धि नहीं है। चाहे वो बड़े बड़े संगठन चलाते हैं, चाहे छोटे चलाएं, चाहे किसी भी आदर्श महासभा की तरह जो संगठन चलाते हैं, उनके पास खुद की कोई उपलब्धि नहीं है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, चाहे इकोनॉमिक क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे सामाजिक क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र में देख लीजिए, उनके पास खुद की कोई उपलब्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लिए ही काम किया, कभी समाज के उस पिछड़े तबके देखा नहीं है। मैं बुरा मत मानिए सर, जिस संगठन से मैं आज जो वैचारिक वेबिनार हो रहा है, मैं उस संगठन से भी ये कहना चाहूंगा कि भाई आपके संगठन में पिछले 25 साल में आप लोगों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रोग्रेस हुई, कितने IAS बने, कितने RS बने, कितने कर्मचारी को आपने लगाया। मैं उस चीज को क्या आपसे पूछना चाहूंगा, इस बाई चांस अगर मेरे पास कभी क्वेश्चन आया था कि पिछले 25 साल में आपके इस अम्बेडकर सोसाइटी के द्वारा कितने IAS बने, कितने RS बने। क्यों? जयपुर के इतनी अच्छी जगह पर होने के बाद पड़ोस में आप मीना हॉस्टल की बात कर लीजिए, वहां से कितना IAS बनते हैं, RS बनते हैं। क्यों? ये अंतर है सर। जब तक हम अपने लिए काम करेंगे और समाज के उस पिछड़े तबकों की बात नहीं करेंगे या उस अपनी इमारतों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और आसपास की इमारतें नहीं बनाएंगे, तो हम लोग आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा इस चीज से एक ही निवेदन रहेगा कि हम अपने आप को मजबूत ना करके, अपन तो मजबूत होए हुए, साथ में पड़ोस की दीवारें, पड़ोस की इधर की दीवारें, पड़ोस की इधर की दीवारें, पीछे की दीवारें, सारी दीवारें मजबूत होगी तो हम एक साथ आगे बढ़ पाएंगे। और रही बात लास्ट एंड फाइनल बात कि बाबा साहब आज होते तो वो यही कहते हैं कि हम जिस परिदृश्य में जी रहे हैं वहां
क्यों आवाज उठानी पड़ेगी। चाहे आपकी आवाज अच्छी हो या बुरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आवाज उठानी आनी चाहिए। मैं अपनी इस 4 चीजों से अपनी बात को या वाणी को विराम दूंगा कि वर्तमान परिदृश्य में जो दिखता है वही बिकता है, मतलब आपको आपकी आवाज उठानी पड़ेगी। दूसरी चीज है कि अपनी इमारतें मजबूत करनी पड़ेगी, साथ में अपने पड़ोसियों की इमारतें मजबूत करनी। तीसरा, जो कठपुतलियों के जो बने हैं, पंचायत लेवल के जो कठपुतलियां है, उन कठपुतलियों को जब तक हटाएंगे नहीं, पंचायत राज में कुछ नहीं होगा। और पंचायत राज में कुछ नहीं होगा तो उस गांव में रहने वाले हमारे लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनको कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। और लास्ट और फाइनल बात, जो आदर्श महासभा बना के जो लोग बैठे हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा काम करे, अपना अनुभव को उन लोगों की तक दें। मतलब कहते हैं कि मतलब भौरा गुरु बने, कि हमने जो अनुभव है वो आगे को और बांटे। तो इन 4 चीजों में अपनी बात को विराम देता हूं कि वर्तमान परिदृश्य में बाबा साहब होते तो यही चीज कहते, जो सोच रहा हूं वही बातें होती। सादर जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुरेश जी के साहब। जैसी आपकी छवि है अधिकारियों के बीच में और अधिकारी के रूप में, वैसा ही आपने हमें विचारों से अभिभूत किया। और इसी कड़ी में मैं, हमारे साथ राम साई जी वर्मा साहब जुड़े थे, तो अभी थोड़े वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलिए, मैं अब श्री अनिल कुमार जी गोसवाल साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें और हमें अपने विचारों से अभिभूत करें। श्री अनिल कुमार जी गोटवाल साहब, महासचिव, डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, राजस्थान, जयपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आयोजक, आपने समन्वयक की एक भूमिका बहुत अच्छी निभाई है, गोपी जी, आपको धन्यवाद। डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अभी विराजमान है, आदरणीय रोलन साहब, आदरणीय BL बैरवा साहब और सभी हमारे साथियों, और SDM साहब सुरेश जी। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस एक जो छोटा सा एक विषय था बाबा साहब के ऊपर, कि वो आज होते तो इसकी सार्थकता क्या होती। आज उनके विचारों की सार्थकता को लेके हम वाद विवाद करते हैं। अभी देखिए, BL बैरवा साहब ने और सुरेश जी ने ये कहा कि आपकी क्या उपलब्धि रही। मैं ये मान के चलता हूं कि ये क्वेश्चन करना, ये एक जनरल आम आदमी का एक क्वेश्चन है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो हमारी बात को संसद में, पार्लियामेंट में, विधानसभा पे नहीं उठाते हैं। मैं ये अभी इन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधि हैं, जो गांव के सरपंच हैं, वो निल बटा निल हैं। तो कभी आपने इस विषय के ऊपर गंभीरता से विचार किया कि ये कैसे हुआ है, ये किस कारण से है? हम बातें तो सब करते हैं, लेकिन ये बात फिर वापस जाएगी कि जब बाबा साहब ने पूना पैक्ट की बात की थी, और उससे पहले गोलमेज सम्मेलन और 1927। देखो, 1919 में कॉन्स्टिट्यूशन के रिफॉर्म की चैम्सफोर्ड, जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उन्होंने शुरुआत की कि इंडिया के अंदर हम रिप्रेजेंटेशन देंगे उन व्यक्तियों को, उन पिछड़े को, उन अछूतों को, जो कि संसद के अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन हो। तो वहां पर भी तिलक ने कहा था कि क्या इनको वो एक वर्ड है, क्या इन तेली तमोली कुन बटों को संसद में जाके हल चलाना है। तो ये उस समय के विचार आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि सार्थक है। बाबा साहब ने उस समय उठाए विचार, अंग्रेजों के सामने अपनी बात को रखा, गोलमेज सम्मेलन में पूरी बताया कि इस तरह से इंडिया के अंदर कास्टिज्म है। आज भी लोग बाग गांवों के बाहर निवास करते हैं, अनटचेबल है, और ये डिप्रेस्ड क्लास है। डिप्रेस्ड क्लास जो आज शेड्यूल कास्ट कह रहे हैं, इसको उस समय डिप्रेस्ड क्लास कहा गया था। तो डिप्रेस्ड क्लास है, और इसको आगे उठाने के लिए, इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए जो उस समय 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, आप मान के चलो, साइमन कमीशन आया इसके लिए, तो उस समय काले झंडे दिखाए गए और गो बैक साइमन कमीशन का विरोध हुआ। ये सारी चीजें उस बात के अंदर छुपी हुई है कि उन्होंने, बाबा साहब ने फर्स्ट टाइम जो डिप्रेस्ड क्लास थी उनको किस प्रकार रिप्रेजेंटेशन दिया है।
उनका जो 2 वोट का अधिकार था, ये फार्मूला उन्होंने दिया था कि इस फार्मूले के तहत शेड्यूल कास्ट जो आज की है उनको वोट देने का और एक अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। तो ये एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन वाली बात आई थी। वहां उस समय तक किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं था, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात थी। ये यहाँ देखना है। और उसके बाद में भी बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल का होना चाहिए और बाकी उसके बाद हट जाना चाहिए। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि ये आज भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी बात पार्लियामेंट में, विधानसभा में ये जाके क्यों नहीं रख रहे हैं। उसके पीछे एक लॉजिक है, कारण है, और वो बाबा साहब ने जो दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है वो है। आप और हम आज उनकी टांग खींचते हैं कि वो जाके हमारी बात नहीं बोलते हैं, वो जा। तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप और हम भी क्या कर रहे हैं। अभी सुरेश जी ने एक बात उठाई कि अम्बेडकर सोसाइटी क्या कर रही है, तो कभी आके आप अवलोकन करें कि इसके अंदर हमने अभी बिफोर लास्ट ईयर, कोरोना से पहले हमने यहाँ पर एक सम्मेलन किया जिसके अंदर करीब 350 से ऊपर यहाँ के जो छात्र निकले हैं। उनमें से मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आपके यहाँ पर सीनियर प्रोफेसर हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में है। सिर्फ आईएएस बनना ही एक तमगा लगाना नहीं होता है। जो जिस क्षेत्र के अंदर हैं वो वहां अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपको ये होना चाहिए। और मैं आपको और बताऊं, आप ये एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात है। आपने कभी आके देखा, कभी आपने संस्था को जाके वहां उनकी कोशिश की? मैं ये मान के चलता हूं कि फर्स्ट टाइम आईएएस और आईएएस की, आईपीएस की कोचिंग क्लासेस के लिए जो अभी पिछले 4 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जो एक प्रभावी कदम उठाए, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उसकी भी बात करनी चाहिए। एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर बात करें तो एजुकेशन का तो बहुत बड़ा फील्ड है। आप ये देखिए, एजुकेशन की नहीं, हमने ये आपको बताया कि जो हमारा लघु और उद्यमी केंद्र है, इसके अंदर तक हमने बात की है। कोई एक सेक्टर को लेकर ही आगे बढ़ने की बात नहीं हो है। एजुकेशन के अंदर तो कर ही रहे हैं। और हमारे बीच में क्या हमारे समाज के लोग नहीं आए, पीना डाबी नहीं आए, कटारिया जी नहीं आए, आए हैं ना लोग बाग। तो ये क्या बिना रिजर्वेशन के आगे लोगों ने मेहनत की है, आगे आए हैं, काम कर रहे हैं, बता रहे हैं। सिर्फ टांग खींचना ही एक बात है क्या? हमारा और आपके ये कहने से कि आपने क्या किया, अरे भाई आप अपना भी तो योगदान बताए है ना कि आपने क्या किया। आप भी तो वहां पहुंचे हो ना। सिर्फ एक किसी को बात करने से, मैं ये कह रहा हूं कि आप उसकी तह के अंदर जब तक नहीं जाओगे किसी भी कारण की, ये सारा आ जाता है पूना पैक्ट के ऊपर। जहां पूना पैक्ट की जो हमारी उपलब्धि थी और उसको वहां से नकार दिया गया और वहीं से ये एक इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन का अवरोध पैदा हो गया। हो सकता है कि आज लोग बात इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि क्या हमें 10 साल का पॉलिटिकल रिजर्वेशन बाबा साहब ने दिया था उसको खत्म करना चाहिए, ताकि हम सशक्त होकर दूसरे तरीके से, दूसरे रूप में जो पूना पैक्ट में बाबा साहब ने विचार रखे थे उसको लागू कराने की कोशिश करें तो हमें अधिकार मिलेंगे। अगर ये संविधान के अंदर ऐसा ही बढ़ता रहा हर साल रिजर्वेशन, तो क्या उससे हमारे दूरगामी क्या परिणाम होंगे, ये आप और हम जो बौद्धिक रूप से सशक्त हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उनको सोचना पड़ेगा कि हमें आगे क्या एक्शन लेना है। ये सारे एमपी, एमएलए और सरपंच आप सबको कह रहे हैं कि इस तरह, लेकिन ये है ना कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, तो वहां पर आपको चोट करने की जरूरत है। वहां पर उनको जो लॉज है, नियम है, कानून है, उनमें कहीं ना कहीं संविधान के अंदर बदलने की आवश्यकता है कि अभी भी इतने साल बाद भी हमारा रिप्रेजेंटेशन पूरा क्यों नहीं हो रहा। ना सरकारी नौकरी में हो रहा है, ना शिक्षा में हो रहा है,
और ना पॉलिटिकल पार्टीज हमारा अपग्रेडेशन के अंदर या उसके अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये एक सोच का विषय होना चाहिए, और मैं आपको मान के चलता हूं कि अगर इस सोच के ऊपर विचार हुआ तो हम शीघ्र आगे बढ़ पाएंगे। हम एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो कुछ है बुद्धिजीवी वर्ग को ये सोचना चाहिए, और सोच कर हमें इस बिंदु पे विचार करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो दिया हुआ है कि भाई इस बार अगर इसको टिकट दे दिया, अगली बार अगर इसने हमारा वो नहीं माना तो उसको कैसे दोबारा ये जीत के आए पार्टी ने। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हमें गहन मंथन करना चाहिए और उसके ऊपर विचार करना चाहिए। सारे अपने क्षेत्र के अंदर योग्य और अच्छे कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी बताया 2 अप्रैल को लोग बाग इकट्ठे हो गए, ये भावना है सबकी और सब इकट्ठे हो जाएंगे। सब जानते हैं अपना अधिकार, लेकिन उन अधिकारों का आपने अभी एसडीएम साहब आपने बताया, तो आप रिया बड़ी के अंदर आपने ग्राम पंचायत के सरपंचों को अधिकार दिलाने के लिए आपने क्या प्रयास किए? उनको उनकी पंचायत में जाके क्या आपने उनका उनको ट्रेनिंग दी या क्या उनके लिए किया कि ये इस तरह जो कठपुतली आप बता रहे हो कि कठपुतली बने हुए हैं उनको कैसे तोड़ा जाए? ये क्या नियमों में बदलाव के आधार पे किया जाए या चुनाव जो प्रणाली है उसमें कहीं चेंज किया जाए? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है? तो ये कुछ प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है जिसके ऊपर अब हमें आगे सोचना पड़ेगा, और उसी को हम अगर लाइन लगा के आगे बढ़ेंगे तो हम बढ़ जाएंगे। जितने पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बाग हैं, आज भी राजस्थान के अंदर कुछ बोलने वाले हैं, लेकिन क्या उनके पीछे हम खड़े हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ आदमी बोलते हैं, हमें अब जब डिस्कस होता है तो वो कहते हैं कि क्या आपके अधिकारीगण और क्या हमारे पीछे कभी आए, हमारे को वोट वो देते हैं। तो वोट का जो राइट है, जो ये इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, तो वो आपके साथ क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? उसको अगली बार फिर वोट की चिंता लगती है, वो इस बार आपकी बोल देगा, अगली बार पार्टी उसको टिकट नहीं देगी। तो ये कुछ चीजें हैं, इनमें सुधार की आवश्यकता है, इस पे मंथन की आवश्यकता है, और ये जब तक हम इसके ऊपर नहीं करेंगे तो ये चलता रहेगा ये गेम, और हमारे लोग कमजोर वहां पड़ेंगे, अपनी बात को रख नहीं पाएंगे। मैं आज सिर्फ इतना सा ही है कि एक सभी के बीच में एक अपना बताना चाहता हूं कि हमें ये सोचना चाहिए कि चुनाव मत गणना या मत प्रणाली में निर्वाचन के अंदर हमें किस तरह का चेंज होना चाहिए। क्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए? अगर आगे बढ़े तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम हो सकते हैं? जो बाबा साहब ने 10 साल तक के दिए थे, पूना पैक्ट और आज के जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ, तो क्या हम पूना पैक्ट के जो बाबा साहब ने प्रावधान किए थे हम उनको लागू करने के लिए आगे बढ़े, उनको आगे बढ़ाएं जिससे हमारा समाधान हो? तो ये 2 क्वेश्चन है। तो पूना पैक्ट और उसके बाद, और ये इसके ऊपर बौद्धिक जीवी वर्ग को सोचना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नीचे से लेकर ऊपर आदमी हमारी बात ही नहीं करता है। भाई 1 आध 2 तो अच्छे होते हैं, सब होते हैं, लेकिन ये सारे क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने पॉलिटिकल पार्टीज को ये जो रेफरेंडम और जो ये दिया था, ये उनका प्रावधान है, तो इसको खत्म करने के लिए सोचा जाए ताकि वो किसी एक जाति के ऊपर बेस होकर नहीं हो, शेड्यूल कास्ट की। तो मैं इसके ऊपर ये बहस को इस मुद्दे पे हमें करना चाहिए कि बाबा साहब ने जो पूना पैक्ट हुआ उसका प्रभाव और उसका दुष्परिणाम, आज उसको हमें चेंज करने की, उसको देखने की और उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। मैं इतना ही आज आपसे सभी से निवेदन करूंगा कि हमें सोचना चाहिए। सारे आदमी खराब नहीं है, सब अच्छे आदमी हैं, अपना अपना सब काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह कर रहे हैं,
और अच्छा होता कि हम साथ, हाँ, जुड़ना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए, सबका अधिकार है। और देखिए, संस्था या कोई भी समाज संगठन सब अपना अपना काम कर रहे हैं बखूबी, हम तो यही मान के चलते हैं। और अभी हमारे अध्यक्ष जी भी हैं और वो भी बताएंगे कि इस पीरियड के अंदर, इस अवधि के अंदर जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सुरेश जी कि आपने क्या काम किया, तो वो बताएंगे आपको। मेरे को बोलने का मौका दिया, मैंने अपने विचार रखे। आप मेरी विचार से सहमत हो तो इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद सर, आपके विचार बहुत अच्छे थे और हमें इस विचारों से आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री राम साई जी वर्मा साहब। मैं वर्मा जी का अभिनंदन करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपने विचार रखें। श्री राम साई जी वर्मा साहब। श्री राम साई जी वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखें। श्री राम साई जी वर्मा साहब। इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और अब मैं आपसे उस शख्सियत से मिलना चाहता हूं जो हमारे राम साई जी वर्मा साहब जुड़ चुके हैं। सर आप एक बार म्यूट कर दीजिए। हाँ जी सर, अनम्यूट। हाँ जी सर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने विचार रखें। श्री राम साई जी वर्मा साहब। सर अपना वीडियो ऑडियो है वो। गोपी जी मैं भी नहीं बोल पाऊंगा, अभी किसी और को बुला लो वर्मा फिर मैं जी बोल। बोलिए। वर्मा जी आपका ऑडियो भी चालू है, वीडियो भी चालू, आप स्टार्ट सर करो। मैं अभी बोल नहीं पाऊंगा, मैं कहीं बैठा हुआ था, तो आप थोड़ा एक बार दूसरे वक्ता को ले लें जी जी तो फिर मैं आप बोल। जी धन्यवाद दे जी दो सबको। जी 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 जी। किसी और, अब गोपी जी किसी और से बुलवा लो। जी सर, थैंक यू सर। अब मैं हमारे अध्यक्ष साहब श्री भजन लाल जी रोलन साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। श्री भजन लाल जी रोलन साहब, अध्यक्ष। जी सर। सर आप म्यूट अनम्यूट कीजिए सर, आवाज नहीं है जी। सर वीडियो, आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए जी। चालू करो सर। धन्यवाद जी सर। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। ये सर किसी इसका टेक्निकल प्रॉब्लम। अनम्यूट कराओ, अनम्यूट अनम्यूट कराइए, अनम्यूट। जी सर। हाँ आवाज आ बोलिए। रही है? अब आ रही है, अब बोलो सर। जी सभी साथियों को जय भीम। जय भीम सर, जय भीम। इस वेबिनार आयोजन के लिए गोपी चंद जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और बहुत ही सभी को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके एक अच्छा विचार विमर्श है वो बाबा साहब के विचारों पर, बाबा साहब के आप चालू रखो सर, आ रहा है। बाबा साहब के विचारों पर एक बहुत अच्छा मंथन है वो हमारे सामने रखने का एक अच्छा अवसर दिया गया है। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस डिस्कशन में, इस वेबिनार में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष BL बैरवा जी जुड़े हुए हैं, अनिल जी कोटवाल जुड़े हुए हैं, राम साई जी जुड़े हुए हैं और समाज के कई प्रबुद्ध लोग भी जुड़े हुए हैं, संस्था से जुड़े हुए लोग भी जुड़े हुए हैं। सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वेबिनार में का जो विषय है कि बाबा साहब के विचार और आज के समय में इन विचारों की प्रासंगिकता।
तो मेरे हिसाब से बाबा साहब ने आजादी से पहले जो गरीब तबके के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, वंचित वर्गों के लिए जो काम किया और उन्होंने जो कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए, उन्होंने है वो पॉलिटिक्स के मामले में भी अपने विचार रखे कि भाई हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, दुनिया की पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, दुनिया में समाज कैसा होना चाहिए। और उन्होंने जो एक तरह से एक लाइन दी कि एक डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी का मतलब ये कतई नहीं है कि आप चुनाव करके एक शासन तंत्र स्थापित कर दें और वही डेमोक्रेसी हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो सोशल डेमोक्रेसी में नहीं आएगी, सोशल डेमोक्रेसी स्थापित नहीं होगी, तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो उसका कोई इतना ज्यादा मायना नहीं। तो एक पक्ष तो हम है वो ये मान सकते हैं। दूसरा पक्ष ये है कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और जो वंचित वर्ग थे, जो महिलाएं थी, जो किसान थे और हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है उससे क्या अपेक्षाएं की और क्या उनको अधिकार दिए और वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद में हिंदुस्तानी समाज में क्या परिवर्तन चाह रहे थे। दूसरा पक्ष हम ये कह सकते हैं। और तीसरा पक्ष ये है कि वर्तमान सिनेरियो में जो बाबा साहब चाह रहे थे डेमोक्रेसी के माध्यम से वो कितना प्राप्त कर पाए हम, और हम इस समय किस तरफ हैं। ये तीन पहलू हैं जिन पर हमें है वो विचार मंथन करना चाहिए, सब जगह करना चाहिए, और जहां भी बौद्धिक विमर्श हो वहां इन तीन पहलुओं पे विचार करने की आवश्यकता है। हम लोग जब भी बैठते हैं या कहीं अगर डिस्कशन होता है या विमर्श होता है तो पॉलिटिशियन है उन पे भी आरोप लगते हैं और प्रशासक है उन पे भी आरोप लगते हैं और समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उन पे भी आरोप लगते हैं, क्योंकि उनसे बाबा साहब ने अपेक्षाएं की थी और वो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं में हम कितने खरे उतरे हैं वो एक महत्वपूर्ण बिंदु। बाबा साहब ने, मैं ये बता दूं कि जब पहले चुनाव हुए थे, पहला जब चुनाव हुआ था 1952 में, तो पंजाब में बाबा साहब ने क्या है कि अपनी जो पार्टी की तरफ से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से उस समय उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्होंने एक उद्बोधन किया था, एक पॉलिटिकल मीटिंग उन्होंने है वो संबोधित की थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जब मैं पहली बार कोलंबिया से एमएससी पीएचडी करके हिंदुस्तान में आया तो मुझे मुंबई सरकार ने ढूंढवाया कि भाई ये इस तरह का बंदा है जो आदमी कहाँ से इतना पढ़ लिख करके आए हैं और इनको हम कहाँ इनका उपयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने है वो ढूंढवा करके उन्होंने कहा कि मुंबई की जो जगह है जहाँ मजदूरों की रहने की जगह थी, वहाँ परेल, वहाँ पर वो कोई बहुत प्रसिद्ध जगह नहीं थी, मैं वहाँ रहता था और सरकार ने मुझे ढूंढवा करके बुलवा करके कहा कि भाई हम आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोफेसर बना देते हैं। तो मेरा जवाब ये था कि मेरे पास, मेरे ऊपर है वो गायकवाड़ महाराजा का ऋण है, वो मुझे चुकाना है, उसके अलावा मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, सरकारी नौकरी नहीं करनी। उस समय जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर की तनख्वाह 3000 रुपये होती। फिर उसके बाद में दूसरा अवसर आया जब बाबा साहब दोबारा गए, लंदन गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने है वो डीएससी की और ग्रेज इन से जब उन्होंने बार एट लॉ की उपाधि लेकर के जब वो आए तो सरकार ने उनको दोबारा फिर बुलाया, मुंबई सरकार ने, और उन्होंने कहा कि हम आपको जिला जज बना देते हैं और उसके बाद में बहुत कम समय में आपको हाईकोर्ट का जज बना देंगे। उस समय हाईकोर्ट के का जज बनना और रिटायर होना बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने ये कहा कि उस समय मेरी जो वकालत थी उससे मेरे 200 रुपए की इनकम थी, जबकि जिला जज की 2500 रुपए तनख्वाह थी प्रति माह। उसके बावजूद भी मैंने मना कर दिया कि भाई मैं है वो सरकारी सेवा में नहीं रहूं। तीसरा ऑफर उनको तब मिला 1940 के आसपास,
अंग्रेज सरकार ने उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि हम आपको सीधा हाई कोर्ट का जज बना देते हैं, और या आप है वो वाइस राय की काउंसिल में मेंबर बन जाओ, दोनों में से आपको क्या करना है। तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने वाइस राय की काउंसिल में मेंबर बनना स्वीकार किया और हाई कोर्ट का जज बनना मैंने अस्वीकार कर दिया। उसका कारण सिर्फ यही है कि मुझे मेरे को वो पद स्वीकार करना था जिसमें मैं मेरे लोगों का भला कर सकूं, गरीब लोगों का भला कर सकूं, और मैं इस देश के लिए काम कर सकूं। उसी समय उन्होंने ये पॉलिटिशियन के लिए ये कहा था कि आज जो पॉलिटिशियंस जो हैं, राजनेता जो हैं, वो पार्टियों में जो चले गए हैं और वो पार्टियों के हो गए हैं, वो आपके प्रतिनिधि नहीं है, उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने उस समय एक बहुत कड़ी बात कही थी कि आप है वो किसी भी पार्टी में जाइए, लेकिन आप अपने लोगों का ध्यान रखिए, और दूसरी बात ये कि आप अपना घर जला करके मत जाइए। जिस दिन उस पार्टी के लोग तुम्हें बाहर निकाल देंगे, धक्का मार के बाहर निकाल देंगे,